चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। एक तो भाई हमारा जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर जो एक्सरसाइजेस गिवन है। अच्छा, एक चीज़ इसके पहले देखो, ये आप लोग खुद से रिवाइज कर लेना। की टर्म्स आप लोगों ने कर लिया था मेरे ख्याल, समरी भी आप लोग कर चुके थे, और इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड रहेगा आपका क्या, ये एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं, ओवरव्यू। बाकी आप लोगों को मालूम ही है, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कहीं दिक्कत आए, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट। पहला है हमारा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो भाई कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, कितना डेट रहेगा कितना इक्विटी रहेगा, यानी प्रपोर्शन ऑफ या रेशियो या मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो जो बनता है आपका, डेट अपॉन इक्विटी बोल के, वो आपका क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, जो बोलना चाहें आप लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, फिर क्या है भाई हमारा, टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तो भाई सही समय पे हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटम क्वांटिटी जो भी है। और दूसरा, हमारे पास ना फाजिल ज़रूरत से ज़्यादा आइडल मनी हमारे पास नहीं होना चाहिए, यानी अननेसेसरली हमने रेज कर लिया पैसा और वो आइडल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो काम के टाइम पे पैसा होना चाहिए और बिना काम के पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ओवर अंडर, क्या कहते हो आप, कि अंडर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड भी नहीं होना चाहिए और ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच increases the return to equity shareholder due to the presence of fixed financial charges। यानी लोन लेकर के ओनर का प्रॉफिट बढ़ाना, ये कौन से कॉन्सेप्ट में आता है? तो भाई ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है बताइए? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप देखो, नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप लेते हो लोन, और लोन लेते हो किस मकसद से? इस मकसद से लोन लेते हो कि भाई लोन चीपर सोर्स है, ये आपको मालूम है, लोन इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू इक्विटी। तो आप लोन लोगे वो सस्ता पड़ेगा, और उसकी मदद से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका रेट हमारे लोन के रेट से ज़्यादा रहता। याद, एक सेकेंड रुको ना भाई, याद है ये चीज़ हमारे पास था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये ले लो। हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमारा हायर देन क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट में कुछ लोगों ने क्वेश्चन करा था कि सर आप कॉस्ट ऑफ डेट दो तरह का बता रहे थे, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, तो हमें हमारे सिलेबस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो भाई आपके सिलेबस के लिए जो है, जो सिंपल कॉस्ट ऑफ डेट है वही इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा सा हम भी भावनाओं में बह गए थे, उन्होंने लिख दिया कि भाई टैक्स बेनिफिट है, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया। आप एक बार पढ़ो, पढ़ के हटाओ दिमाग से, आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ डेट रखना है, प्री टैक्स वाला, पोस्ट टैक्स तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। आगे अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो वहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें करनी चाहिए, बिकॉज लोअर आप रेट पे लोन ले लो और इक्विटी वालों का फ़ायदा हो जाएगा। इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, कि भाई क्या कहते हैं, इंक्रीज द रिटर्न टू इक्विटी शेयरहोल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। और इसमें क्या रहता है कि भाई एक्सप्लेन करो ना यार, इसमें मेरे बताने जैसा कुछ नहीं है। अमृत एक बंदा है, वो एक ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रहा है और इंडस्ट्रीज को सर्विस दे रहा है। तो कहते हैं भाई ये बताओ, इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? यहाँ पे देखो दो तीन बातें हैं, अब डिपेंड करता है पेंसर को कितना बड़ा रखना चाहते हो। सर्विस सेक्टर, मैंने एक बात करी थी ना कि सर्विस जो इंडस्ट्री होती है वो जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसके मुकाबले सर्विस इंडस्ट्री में आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप सर्विस सेक्टर पे जाओगे, सर्विस इंडस्ट्री पे जाओगे, तो आपको लगेगा सर यहाँ पे तो कम होना चाहिए। बट एक दो बातें हैं यहाँ पे। क्या? पहली बात तो है ये देखो कि ये है ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो एक तो इसका कैपिटल बजटिंग का ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि इन्होंने ट्रक व्रक खरीदे होंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है। तो खैर अपने को उससे मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसको छोड़ो। लेकिन ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज, यानी बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जब भाई बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इनको लगता होगा। क्योंकि देखो
ट्रक खरीदना एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, लेकिन ट्रक खरीदने के बाद भी तो उसमें हजार तरह के खर्चे हैं। ड्राइवर है, फिर आपका वो कंडक्टर होता है, फिर उसमें ओवरहॉलिंग का खर्चा है, रिपेयरिंग का खर्चा है, डीजल वीजल का खर्चा है, इंश्योरेंस है, पता नहीं कितने तो भी खर्चे लगते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ठीक है ज़्यादा ही है, तो मोर आप आंसर में डाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया से देखो, अगर लोगों ने बोल दिया गिविंग रीजन तो दे दो ना अपना रीजन, प्रॉब्लम क्या है। रामनाथ इज इंटू बिजनेस ऑफ असेंबलिंग एंड सेलिंग ऑफ टेलीविजन। अच्छा, टेलीविजन बनाता है और बेचता है, मजा आए। अभी क्या नहीं, मजे तो अब आएंगे। देखो, रिसेंटली ही हैज अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ परचेजिंग द कंपोनेंट ऑन क्रेडिट एंड सेलिंग द टीवी इन कैश। मैंने याद है हमने क्लास में डिस्कस किया था कि भाई सबसे खुशनसीब, सबसे किस्मत वाला बिजनेसमैन वो है जो माल खरीदता है उधार पे और बेचता है नकद। यानी उधार में उसने दूसरों का पैसा फंसा लिया और नकद बेचा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कंपोनेंट खरीदा और मैंने उधार पे ले लिया, किस ये टर्म पे कि मैं 15 दिन बाद आपको पैसे दूंगा। ठीक है, मैंने उधार पे ले लिया। अभी मैंने उससे क्या बनाना शुरू कर दिया, टीवी। और टीवी मान लो मेरा 7-8 दिन में, 10 दिन में बन के तैयार हो गया और मैंने कस्टमर को बेच दिया। और बेचा है मैंने फॉर कैश, नकद बेचा है मैंने। और जैसे ही मुझे पैसे मिले, वो पैसे मैंने पीछे किसको दे दिए, जो मेरा सप्लायर था। आप ये बताइए, मुझे अपना वर्किंग कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि मेरा सप्लायर मेरे को उधार दे रहा था और आगे मैंने कस्टमर को नगद में बेचा। और सप्लायर जितने दिन का उधार दे रहा है उतना दिन तो बनने में भी नहीं लगता, यानी थोड़े तो पैसे मेरे हाथ में सरप्लस ही रहेंगे। सोचो ईमानदारी से, अगर मेरा सप्लायर मेरे को 15 दिन का उधार दे रहा है और मैंने 10 दिन में बना के ही कस्टमर को बेच दिया और कस्टमर नगद पैसे दे दिए, तो पैसे मेरे पास तो 5 दिन फालतू पड़े होंगे। मैं तो उस 5 दिन में उसको बैंक में रख के इंटरेस्ट भी कमा लूंगा। और बोलो, तो ऐसा बिजनेसमैन तो भाई लाखों में एक होता है, खुशनसीब होता है जिसको कि ऐसी सिचुएशन मिले। तो भाई इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो क्या बोल रहा है, विल इट इफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ, क्या बात करते हो। हाँ सर, एकदम इफेक्ट करेगा। ये देखो, विल इट इफेक्ट, हाँ सर, यस, है ना, बेहतरीन इफेक्ट। तो आप बोलोगे क्या, इसका आंसर में क्या दोगे कि एक तो वो परचेज कर रहा है ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट, एक तो इसका भी फायदा, ये भी बढ़िया बात हो गई। और सेल ऑन कैश, ये भी बढ़िया बात हो गई। तो डबल जो इसको बेनिफिट हो गया, डबल बेनिफिट। ठीक है, तो दोनों इसके लिए जो है क्या है, फेवरेबल चीजें हैं। ठीक है, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या रहता है हमारे पास, देखें फटाक से। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क। भाई फाइनेंशियल रिस्क किसको बोलेंगे आप? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब हो गया कि अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को समय पे पूरा ना कर पाना, वही है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क हम किसको बोलेंगे, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, यानी जो भी आपने लोन ले रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने लोन ले रखा है, तो लोन का जो इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो, चाहे फिर वो क्या हो आपका इंटरेस्ट हो, आप उसको समय पे नहीं चुका पाओगे, अगला आप पे केस कर देगा, है ना, वो कोर्ट में आपको ले जाएगा। तो यही चीज, इस चीज़ का जो रिस्क है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। और वाई डज इट अराइज, ये पूछ रहा है ये क्यों आता है। भाई एक दो चीज़ें हैं मेनली, आप कह सकते हो लोन ले लोगे तो आएगा, या प्रिफरेंस शेयर इशू करोगे तो आएगा। प्रिफरेंस शेयर पे भी ना आपका एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ही होता है। प्रिफरेंस शेयर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे भाई, प्रिफरेंस शेयर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स के चैप्टर में, अकाउंट्स में जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तब। अभी के लिए बस इसको सुन करके और होल्ड पे रखिए। ठीक है, चलिए, तो दो चीज़ें, एक तो हो गया भाई तुम्हारा क्या, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स लोन, और एक ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर क्या बोलता है भाई कि करंट एसेट बताओ हमें क्या, लो ये अब हम बताएं करंट एसेट क्या है। करंट एसेट में क्या चीज़ें आएंगी भाई, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप बिजनेस में यूज के लिए नहीं रखते हो, माने लॉन्ग टर्म यूज के लिए, उसको या तो आप उसके सामान वामान बनाते हो कुछ, और उसको फटाफट से आप कैश में कन्वर्ट करते हो विद इन अ ईयर, कि विच इज इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट। और एग्जांपल, तो एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री माने क्या हो गया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आप क्या दे सकते हो, डेटर्स, तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल्स। फिर करंट इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, जिसको कि आपने रखा है, फटाफट कभी जरूरत पड़ेगी तो बेच लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह जो फटाफट से बिक जाती हैं। एक्रूड इनकम, मुझे किसी से कोई इनकम आनी है और वो अभी तक उसने दिया नहीं, तो फटाफट से दे ही देगा, है ना। तो करंट एसेट जो भी आप उधर लिखते हो ना अपने बैलेंस शीट में, चाहे कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब सारा आप वहाँ पे लिख देना। लेकिन इसमें से ना कैश में ना, ये दोनों तो देखो, ये दोनों तो कैश ही है,
प्रीपेड एक्सपेंस एक खतरनाक करंट एसेट है जो कैश में कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको जनरली वहाँ पे डेफिनेशन में ना ये पंगा करता है, तो इसको मत लिखना, आप इन्वेंट्री लिख देना, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई ये तगड़ा क्वेश्चन हो गया, खतरनाक किस्म का, ये तो कहीं पे दिखा भी नहीं, कहाँ पे तो है, ये तो मिला भी नहीं, ऊपर से नीचे तक पता नहीं, कहीं पे नहीं मिला, तो इसको हमने यहाँ वहाँ से टिप टाप लिया। अभी देखते हैं, कहीं पे तो लिखा था इसको, कहीं पे तो लिखा था, हाँ या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो कुछ कुछ कहीं कहीं से दाएं बाएं से खोज खाज के लिख दिया है, आप भी एक बार देख लो कि भाई सप्लाई ऑफ फंड बना रहे, दिक्कत ना है, यानी पैसे वैसे रहें हाथ में, और उस पे हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे। देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं, सप्लाई ऑफ फंड बना रहे ठीक से, है ना, रिटर्न हमें अच्छा मिलता रहे, एडिक्वेट रिटर्न, माने रिटर्न का मतलब यहाँ पे उस पर आमदनी हमें होती रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो, ये नहीं कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं, फालतू काम में खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, ये सब पॉइंट बढ़ाने वाली बात है भाई। और हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, एक बैलेंस बनाइए बिटवीन डेट एंड इक्विटी, यानी एक प्रॉपर बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर बनाइए, प्रॉफिट अच्छा रखिए, और ये वाला पॉइंट अच्छा है भाई, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ये तो यहाँ से भी हमने ढूंढ लिया, ये देखो ये है विकीपीडिया से ढूंढ लिया, क्या भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखो अच्छा एक बात बताऊँ, ये देखो, अगर आपको ना कोई टर्म में दिक्कत आए तो या तो विकीपीडिया वगैरह आप सर्च कर लो, एक साइट आती है हमारी इन्वेस्टोपीडिया, इस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इन्वेस्टोपीडिया पे, ठीक है। तो अगर मान लो विकीपीडिया पे ना मिले या आपको लगे कि नहीं भाई इसको अच्छे से कहीं ढूंढना है, तो इन्वेस्टोपीडिया इज़ अ गुड सोर्स, आप वहाँ पे देख सकते हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, चलो देखें वहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इस पे ये तो नहीं होगा ना मेरे ख्याल से, ना नहीं होगा, इस पे लिख नहीं सकते, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आपको मिल गया ना ऑब्जेक्टिव, ये देखो, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल ऑफ कंपनी, यानी कंपनी बची रहे, ठीक ही है भाई, बैंकरप्ट ना हो जाए, कैश फ्लो आता रहे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा कम रहे, माने ज़्यादा एक बात बताओ ना, तुमको कहीं से 8% पे लोन मिल रहा है और कहीं से 12% पे मिल रहा है, कौन सा लोन उठाएंगे आप, जाहिर सी बात है 8% वाला, वही सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख रखी हैं, ठीक है। ये देखो इन्वेस्टोपीडिया, ये है, जैसे ये देख रहे हो ये साइट इन्वेस्टोपीडिया, तो इस पर भी काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। अभी आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस साइट को जो है दिमाग में रखिएगा। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा था फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ठीक है, तो फ्लो में भाई हम भी क्या बोल गए कि भाई फाइनेंशियल लीवरेज पे तो बहुत लंबी क्लासेस चलेगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो क्या होता है ना कि आपके लिए रेलेवेंट इतना नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, कोई फाइनेंशियल लीवरेज पूछे तो आप कह देना कि जो डेट का प्रपोर्शन है जो हमारे ओवरऑल कैपिटल में, वो फाइनेंशियल लीवरेज है, ठीक है। एक्चुअली मामला इतना आसान नहीं है, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है, सुन लो, कोई अगर फिर भी अगर कोई पूछे तो ये बता देना उसको कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। क्या? EBIT अपॉन EBT। आपको मालूम है EBIT और EBT, ये मत करना, आपको EBIT मालूम है। अच्छा एक बात, जब देखें आपको याद है कि नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फार्मूला याद है इसका? भाई पढ़ना है, अकाउंट्स में भी पढ़ना है और यहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना है। EBIT अपॉन इंटरेस्ट याद आ रहा है? ठीक है, फिर इसी पे था डेट सर्विस कवरेज रेशियो, लेकिन ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब एक बात मैं बताऊं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। EBIT होता है माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है? EBT। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ एक ही ये से कितनी चीज़ें आती हैं। EBIT अपॉन इंटरेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और EBIT अपॉन EBT करोगे तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है। तो फाइनेंशियल लीवरेज एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप काम चलाने के लिए ये बता सकते हैं लोगों को कि भाई फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। यही आपके बुक में लिखा हुआ है, तो इतने से हमारा भी काम अभी के फिलहाल के इस लेवल पे हमारा चल जाएगा। ओके, और क्या है, फटाफट से करें इसको। फोर्थ क्या है क्वेश्चन? ये देखो,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन। अरे भाई 3 डिसीजन कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि भाई कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ से कितने पैसे लाने हैं, डिविडेंड डिसीजन कि भाई जो कमाएंगे वो शेयर होल्डर को देना है कि बचा के रख लेना है। ठीक है। सनराइजेज लिमिटेड डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपेंड द बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कैटर द इंटरनेशनल मार्केट। भाई इंटरनेशनल मार्केट को भी ये लोग कवर करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पज द कंपनी नीड एडिशनल 80 lakhs रुपीज फॉर रिप्लेसिंग द मशीन विद मॉडर्न मशीन। एक सेकेंड, ये देखो क्या बोल रहे हैं कि इनको 80 लाख रुपए चाहिए फॉर रिप्लेसिंग मशीन विद मॉडर्न मशीन, यानी पुरानी मशीन हटाएंगे नई मशीन लाएंगे। तो एक बात तो यहीं पे समझ लो, कैपिटल बजटिंग का डिसीजन यहाँ पे है ना, लॉन्ग टर्म एसेट की बात चल रही है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। खैर चलो कोई बात नहीं, जो पूछेगा वो देखेंगे ना भाई पूछ क्या रहे हैं। कंपनी विशेष टू रेज द रिक्वायर फंड बाय इशूइंग डिबेंचर। अच्छा, कंपनी की इच्छा है कि हम लोग ना डिबेंचर इशू कर देते हैं, यानी इक्विटी से नहीं लाएंगे, डिबेंचर से ले आएंगे। 2 सोर्स होते हैं, डेट और इक्विटी, ये लोग डेट से लाना चाह रहे हैं। डेट कैन बी इशूड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 10%, यानी केडी कितना है तुम्हारा 10%। अच्छा, पिछले साल कंपनी ने ईबीआईटी कितना अर्न किया था? 8 लाख का, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 100 lakhs। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या। अच्छा, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं कि ये बताओ कि इशू ऑफ डिबेंचर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, फटाफट बनाएं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे बनाते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो ईबीआईटी कितना है कंपनी का? 8 लाख रुपीज़ का, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 100 lakhs। ठीक है, तो यानी अगर मैं आपको बोलूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, क्या निकालो आप? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या बोलोगे? याद है इसका फार्मूला? ईबीआईटी अपॉन में क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। याद आ रहा है? यानी 8 लाख अपॉन में कितना? 100 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे अगर आप परसेंटेज में निकालना है तो कितना बनता है ये? 8%। और कॉस्ट ऑफ डेट जो है हमारा वो कितना गिवन है? 10% मेरे ख्याल से, एक बार रुको चेक कर लेने दो। हाँ जी 10% है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा कितना है? 10%। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन, यानी लेस देन क्या है सर? हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। इसीलिए इश्यू ऑफ डिबेंचर इज नॉट रेकमेंडेड। हम इसको रेकमेंड नहीं करते, बात खत्म हो गई। और बढ़िया आंसर लिखो ना, और इज नहीं लिखना चाहिए, शुड नॉट बी रेकमेंडेड, पोलाइट रहना चाहिए। इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड नॉट बी रेकमेंडेड। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक बात फिर से रिपीट कर दें आपके लिए कि भाई ये केडी सर कौन सा लेना है, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? देखो आपके लेवल पे ज़्यादा पंगा नहीं है, आप कोई सा भी कोई सा नहीं, आपको कौन सा लेना है? प्री टैक्स ले लो। आपको केडी जो मैंने एक बोला था ना, याद है कि इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टी, ये आपके लेवल पे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो रहने दो, कोई ज़्यादा पंगे वाली बात नहीं है। ठीक है, आप केडी को नॉर्मल केडी लेके चलो, यही वाला आपका काम करेगा। पोस्ट टैक्स करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये कह रहा है हाँ भाई कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा? आरओआई से। इसीलिए भाई लोन लेना अच्छी बात नहीं है, पंगे आ जाएंगे। चलो, वर्किंग कैपिटल जो है वो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे असर डालता है क्या? हाँ जी एकदम डालता है, क्योंकि करंट एसेट में प्रॉफिटेबिलिटी ना कम होती है। करंट एसेट हैव, देखो करंट एसेट्स हैव लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। करंट एसेट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, तो भाई करंट एसेट रखते क्यों है सर? उसको लिक्विडिटी के लिए रखते हैं। तो अगर आप करंट एसेट ज़्यादा रखोगे तो लिक्विडिटी आपकी ज़्यादा। देखो यहाँ पे एक हमने बनाया है छोटा सा, ये देखें, ये हमारे काम आ सकता है। ये देखो कि भाई अगर आप क्या करोगे, करंट एसेट ज़्यादा रखोगे। दोबारा से बना लें क्या? इसको एक काम करो, लो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया हमने, इसको मिटा दिया, ओके। और इसको एक बार देख लें कि भाई अगर करंट एसेट आप ज़्यादा रखोगे तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लिक्विडिटी हमारी ज़्यादा रहेगी, मगर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा,
ऑन द अदर हैंड अगर आप करंट एसेट कम रखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ज़्यादा होगी मगर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। समझ गए? लिक्विडिटी इज एसोसिएटेड विद रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद रिटर्न। ठीक है, तो करंट एसेट ज्यादा रखोगे तो रिस्क कम रहेगा, रिटर्न ज्यादा होगा, और करंट एसेट कम रखोगे तो रिटर्न ज्यादा होगा, रिस्क कम रहे। समझ गए ना? समझ ही गए होगे। ओके 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 ओके, अगला देखते हैं। अवाल लिमिटेड, ठीक है, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कैनवस गुड्स एंड बैग्स। इन द पास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड नॉट बीन अप टू एक्सपेक्टेशन, यानी कंपनी की हालत खराब है। इन लाइन विद द लेटेस्ट डिमांड ऑफ मार्केट द कंपनी डिसाइडेड टू वेंचर इनटू लेदर गुड्स। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड मशीनरी लाना चाहते हैं, मशीन खरीद रहे हैं भाई, यानी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मशीन की बात है, यानी कैपिटल बजटिंग हो सकता है केस हो कुछ आगे। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है भाई, स्पेशल मशीन चाहिए इनको, उसके लिए फाइनेंस मैनेजर इनका प्रभु है। अच्छा, प्रभु जी फाइनेंस मैनेजर है इनके। प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। यही सब देखो केस स्टडी में आती है चीजें, जानते हैं, यही सब केस स्टडी में आती है। वो लंबा लंबा पैराग्राफ आपको दे के रखेगा, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना। आप देखो क्वेश्चन में आपके ना क्रक्स आपसे क्या, जैसे स्पेशलाइज्ड मशीनरी है तो आप कहोगे सर मशीन की बात हो रही है, फिक्स्ड एसेट की बात हो रही, हो सकता है कैपिटल बजटिंग की बात कर रहा हो। फिर कह रहा है क्या, देखो, prepared a financial blueprint of the organization future operation to estimate the amount of fund required and the timing with the objective of ensure that enough fund are available at right time। ओह, enough funds are available at right time, ये तो हमारा सुना हुआ है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मेन ऑब्जेक्टिव में ना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्विन ऑब्जेक्टिव जो था उसमें पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, और देखें एक मिनट के लिए। ही ऑल्सो कलेक्टेड द रेलेवेंट डेटा अबाउट द प्रॉफिट एस्टिमेट वगैरह वगैरह। 3 सनराइजेस कर लिया ना, अवाल चल रहा है, एवल पता नहीं क्या नाम है। ओके, तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। भाई मशीन की बात कर रहे हो तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या आ गया कि ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट कौन सा है? सर कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट है। समझ गए? कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं। ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड। फाइनेंशियल प्लानिंग, नहीं प्लानिंग का क्या काम करना है यहाँ पे, प्लानिंग कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड। भाई आपको कुछ नहीं करना है, वो जो था ना हमारा कि कैपिटल बजटिंग में क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग, वो लिख दीजिए, काम हो जाएगा हमारा। देखो पेज नंबर 233 पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन याद है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भाई जैसे कैश फ्लो कंपनी का कैसा है, रेट ऑफ रिटर्न वगैरह, याद आ रही है चीज़ें? वही सब सारा लिख दो। जैसे मैं एक बार देखूं 233 नंबर पेज पे क्या है, ये देखिए 233 234 233, हाँ ये देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो इसमें यही सब पॉइंट आप लिख दीजिए कि भाई कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट है ना, फिर रेट ऑफ रिटर्न कैसा रहेगा आपके प्रोजेक्ट से। ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है इसीलिए इसको दोबारा से अभी रिपीट नहीं करते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये 3 पॉइंट लिख के चले आइए, मजे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, एक और इन्होंने पूछा था, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी। कह रहा है कंपनी को जितना मन करे वो पेमेंट कर सकती है डिविडेंड, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई पंगा नहीं है। अरे नहीं सर, डिविडेंड डिसीजन में हमने पढ़ा है। और अगला कहता है आप इसमें से 2 पॉइंट बताइए हमें, लीगल कंस्ट्रेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस नहीं करने वाले अभी। आप जाकर के वहाँ से ये पॉइंट लिख दीजिएगा, मैंने बगल में पेज नंबर लिख दिया है,
233 और 238, ठीक है, आप इस पे देख लीजिएगा। फिर क्या है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस। अच्छा आपको मालूम है, अगर कोई ये भी पूछे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो भी अपने तरफ से फुल आंसर लिखना कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। समझ गए? तो इसमें आप लोग अपने तरफ से पूरा आंसर लिख के आइएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, यानी क्या क्या चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो ये पेज नंबर 250 पे, इस वाले पीडीएफ में 250 नंबर पेज पे दे रखा है कि भाई बिजनेस का टाइप कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, छोटे लेवल पे है कि बड़े लेवल पे है, बिजनेस साइकिल उसका कैसा है, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, आगे कितनी ग्रोथ होगी, सारी चीज़ें वो सब दे रखा है। तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे, जितना आपको याद आता है लिख दीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें मेरे बताने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एसेंशियली एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क रिटर्न, भाई रिस्क रिटर्न का तो सिंपल सा केस है कि भाई डेट और इक्विटी दो चीजें होती है। देखो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन यानी डेट इक्विटी, डेट इक्विटी अभी तो देखा, डेट इक्विटी। और रिस्क रिटर्न मतलब क्या है, डेट में रिस्क ज्यादा है, इसको मिटा करके एक बार बनाएं। ये देखो, अगर आप लोन लेते हो तो रिस्क क्या है, चलो इसको ऐसे नहीं करते, हाई लो लिखते हैं। रिस्क क्या है, हाई, और इक्विटी में रिस्क क्या है, लो। लेकिन डेट में कॉस्ट है लो और इक्विटी में कॉस्ट है हाई, ठीक है। तो यही आपका रिस्क रिटर्न का खेल चल रहा है, ठीक है। और कमेंट करो, पेज नंबर 241 पे दे रखा है, यहां पे देखो बढ़िया सा, कहां पे 241, ये आपका होगा मेरे ख्याल से 240 और 242 के बीच में कहीं पे होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। हाँ देखो 240 ये रहा और 242 ये रहा, दोनों के बीच में 241 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉइंट दे रखा है कि भाई 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 कॉस्ट ऑफ डेट, ये देखो कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फिनेंस, इक्विटी जो है वो महंगा पड़ता है, ठीक है। अच्छा भाई, और इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इंटरेस्ट जो पेड है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस भी होता है, और डिविडेंड जो होता है वो पोस्ट टैक्स होता है, ठीक है, यानी उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो हो गया किसके फ़ायदे में, किसके फ़ायदे में, डेट का फ़ायदा। लेकिन अभी डेट का एक नुकसान भी है कि भाई चीपर तो है मगर क्या है, वो रिस्की है, क्योंकि पेमेंट नहीं करोगे तो वो जेल में डाल देगा, आप पे केस कर देगा, जेल में डाल देगा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आगे क्या है हमारा, ओके एक सेकेंड, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। A capital budgeting decision is capable of changing the financial fortune। ओए ओए, एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपका पूरा किस्मत बदल सकती है, आपकी पूरी किस्मत को बदल सकती है। एग्री करते हैं, हाँ जी, क्यों नहीं एग्री करेंगे, कर जाएंगे एग्री। और कहते हैं इसका रीजन बताओ। भाई रीजन हमने लिख रखा है, जो हमारी बुक में दे रखा है, कितने पे, पेज नंबर 247 पे जाके चेक कर लीजिएगा। और क्या है भाई, इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होते हैं, है ना, और उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। रिवोक या रिवर्स करना चाहोगे तो बड़ा तगड़ा कॉस्ट लगेगा आपका, ठीक है। रिवर्स नहीं, या इरिवर्सिबल, इरिवोकेबल, जो भी बोलना चाहें बोल लीजिए, वो सब पंगे हैं वहाँ पे। तो इस वजह से जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपके बिजनेस को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ये तो भाई डिविडेंड डिसीजन में जाइए, वहाँ फैक्टर अफेक्टिंग गिवन है, वो पूरे का पूरा आप जा करके लिख करके आ सकते हैं, जिसमें कि ये सब होगा आपका। जैसे मान लो क्या था डिविडेंड डिसीजन में, कि आपकी अर्निंग कैसी चल रही है, स्टेबल है या नहीं है, कितनी अर्निंग हो रही है, डिविडेंड में आप ग्रोथ कितना देना चाह रहे हैं, आपके जो कंपटीटर्स हैं वो कैसा डिविडेंड दे रहे हैं, कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेयर होल्डर क्या करना चाह रहा है, टैक्सेशन, टैक्स का बेनिफिट आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह। स्टॉक मार्केट को आपसे क्या उम्मीदें हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा 2 पॉइंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट है, लीगल कंस्ट्रेंट, याद है अभी ऊपर हम 2 पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल ही था ना, हाँ लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। तो भाई ये दोनों तो पक्का लिख के चले आना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको लिख के वहाँ पे आनी है,
ओके ओके ओके। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज़ है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना ऐसे सिर्फ थियरी नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको बढ़िया से एक ये बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हमने एक क्लास पूरी लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब है लोन लेना, और लोन लेने से क्या फायदा होगा, तो आप दिखाइएगा इसमें दो सिचुएशन बना के। एक सिचुएशन 1 बनाइएगा जिसमें कि, और एक सिचुएशन 2 बनाइएगा। सिचुएशन 1 में क्या रखना आप, जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ग्रेटर देन आप केडी कर देना, और एक केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लोअर देन केडी करना। और इस केस में बताना कि आप जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है ये रिकमेंडेड है, और इस केस में आप बताना कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। समझे? ये आपको पूरा बनाना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वो जो ये देखो पेज नंबर 243 पे दे रखा है, बताइए कहाँ पे होगा? 245 240, ये देखो, याद आया? ये था ना सिचुएशन वगैरह बना बना के इन्होंने करा था कुछ कुछ। ये देखो आपको बनाना होगा कि इंटरेस्ट रेट ये है, और फिर हमारा EBIT अपॉन में फंड यूज करके ये करके हमारा क्या निकल जाता था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये है हमारा क्या, KD कंपेयर करते थे, याद आ रहा है? फिर एक सिचुएशन ये भी कंपनी वाई में भी ऐसा ही बनाएंगे हम लोग। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग बना करके, और तब उसका आंसर कंप्लीट, आपका मुकम्मल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से, ये थियरी क्वेश्चन नहीं है भैया, ये आपको गौर करना होगा, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्या है इसमें? अंदर 3-4 क्वेश्चन डाल रखा है इन्होंने। एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील बना रहे हैं, बढ़िया डिमांड चल रहा है, जीवन अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, तबाही मची हुई है। और अच्छा, अब इनको नई तबाही मचानी है, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा, डिमांड बढ़ाना है इनको, 5,000 करोड़ रुपए लगाएंगे एक मशीन खरीदने में, और 500 करोड़ लगाएंगे उसके लिए वर्किंग कैपिटल। मतलब कमाल है। ये तुम्हारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी आ रहा है यहाँ पे, और वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी आ रहा है। तो हो सकता है दोनों पे क्वेश्चन पूछा हो इन्होंने, ठीक है? डिस्क्राइब द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई फाइनेंशियल, लो ये तो एकदम ही इसका किसी यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, सीधे फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक ही पहुंच गए, एकदम शुरुआत वाला क्वेश्चन, ठीक है? कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है हमारे जीवन में, तो देख लें भाई क्या काम है। ये देखो, ये तो एकदम शुरू में मिलना चाहिए हमें कहीं पे। ओके, ये देखो, ये है ना कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इसका क्वेश्चन बना लें। ये देखो, ये देखो कैसे छूट गया, ये देखो इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये पेज नंबर 230 के बाद 231 जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एन एंटरप्राइज, ठीक है? या फॉर एन कंपनी, फॉर अ कंपनी, जो भी कुछ है, ठीक है? तो भाई याद है हमने ये पढ़ रखा था क्या भाई, साइज एंड कंपोज। हाँ, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता लगता है कि भाई फिक्स्ड एसेट कितना होगा, करंट एसेट कितना होगा, करंट एसेट के अंदर भी वो कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल में ब्रेकअप कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड कितने रहेंगे कंपनी के अंदर, लॉन्ग टर्म फंड भी फर्दर डेट और इक्विटी में कैसे बटेगा, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? और हमारा ट्रेडिंग PL अकाउंट भी कैसा बनेगा। ये तो बहुत कमाल का क्वेश्चन है, इसको तो समझने में भी हमें टाइम लगेगा, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से करने वाला ये एरिया है, बहुत ध्यान से इसको करना है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द कंपनी। कहते हैं फाइनेंशियल प्लान बनाने से क्या होता है, तो भाई फाइनेंशियल प्लान बनाने से क्या होता है बताइए? फाइनेंशियल प्लान अगर बनाएंगे तो भाई सबसे पहले तो देखो, ये पेज नंबर 240 पे आपको मिल जाएगा कि भाई फाइनेंशियल प्लान बनाने से फॉरकास्टिंग होएगी, ठीक है? कि आगे क्या हो सकता है भविष्य में। याद है हमने पढ़ा था कि भाई फाइनेंशियल, अगर आप बजट या फाइनेंशियल प्लान मैंने क्या हो गया, वही बजट है ना, लंबे समय के लिए आप बना रहे हो तो बजट, छोटे समय के लिए बजट, लंबे समय के लिए, याद आ रहा है कि नहीं? देखो एक सेकेंड, 240 है ना,
देखो 240 पे जाके ही देख लेते हैं, आलस क्या करना है इसमें। 240 240 240 240 38 39 40 फोरकास्टिंग। और उसके पहले एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट था। हाँ 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 हाँ, ये देखो, ये देखो, टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 years, ठीक है, और प्लान मेड फॉर 1 year और लेस आर टर्म्ड एज बजट्स। तो आपसे बजट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग, यानी 3 to 5 years की बात हो रही है। तो इसमें अगलों ने बताया था ना इंपॉर्टेंस ऑफ, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल, ये इसी पे क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले तो सर फोरकास्टिंग में काम आता है ये, याद है हमने करा था कि भाई अगर आप फोरकास्ट कर रहे हो 20% ग्रोथ है, हो सकता है 25% हो जाए, हो सकता है 15% हो, लेकिन यार कुछ तो भी आपने तैयारी कर ली ना। अगर जीरो पे रहते तब तो दिक्कत आती है ना, कुछ तो भी आपने तैयारी कर ली, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से देना चाहूँगा। अगर मान लो कोई आदमी है वो बाइक पे या कार पे बैठ के कहीं जा रहा है, ठीक है, और अगर उसने देख लिया दूर पे कि रेड लाइट हो रहा है या फिर उसको जो ब्रेक मारना है तो उसने देख लिया, तो आप देखोगे ध्यान से कि वो उसके लिए एंटीसिपेशन अगर पहले से कर लेता है ना, तो वो अपने बॉडी को उसके हिसाब से स्टिफ कर लेता है, या कुछ भी अभी कार के अंदर है तो कुछ भी वो जो पकड़ने के लिए हुक बना होता है या जो उसको पकड़ के बैठ गया, या है ना वो चीज़ है। लेकिन अगर मान लो आंख बंद करके आराम से सोया हुआ है और सडनली कार ने या वो बाइक ने अगर सडनली ब्रेक लगाया, तो क्या होता है फिर वो एकदम से आगे को पुश हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसने एंटीसिपेट किया ही नहीं था कि अभी ब्रेक लग भी सकता है। तो आप एंटीसिपेशन एक बार करते हो तो हो सकता है कि तब भी आपको नुकसान हो, लेकिन तो भी आप ना अदरवाइज भी आप थोड़ा बहुत तो तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी एंटीसिपेट नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल में आप आ जाएंगे। फिर क्या था, शॉक, हाँ देखो शॉक की तो बात हम लोग कर रहे थे। शॉक और सरप्राइजेज उतने नहीं लगते, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहता है, फिर अच्छा प्लान ऑफ एक्शन बनता है। लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर, कैसा जा रहा था भाई, भविष्य कैसा है, पास्ट कैसा है, वर्तमान कैसा है, सब कुछ। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप उसको भी इवेल्युएट करते हो, भाई हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। एक बार जरा देख लें कि उसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ओके। और देखें इन्होंने फिर फर्दर क्या बोला है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल, अच्छा एक मिनट, उसके पहले एक चीज है, गिव एन इमेजिनरी प्लान टू सपोर्ट योर आंसर। इमेजिनरी प्लान बना लेना कुछ, 5,000 करोड़ रुपए चाहिए इनको, तो उसमें से आधा डेट से उठा लेंगे, आधा इक्विटी से उठा लेंगे, या 60% लोन ले लेंगे, 40% इक्विटी पे रखेंगे, कुछ भी ऐसा प्लान बना लेना। और 500 करोड़ ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो बना लेना करेंट एसेट, लाइक अब इस वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल मान लो, तो आप कह दो करेंट एसेट जो है 800 करोड़ का होगा और करेंट लायबिलिटी 300 करोड़ का होगा, तो 800 में 300 गया, 500 करोड़ बचे, वगैरह वगैरह, कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। इमेजिनरी प्लान बनाना है, कुछ भी बना दो। व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं भाई। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट और इक्विटी, तो कितना लोन लेने का है उसके लिए आपको देखना हो, कैश फ्लो वगैरह कैसा है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह, डेट सर्विस कवरेज रेशियो देख लेना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा इक्विटी इशू करनी है तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट कि भाई आपको लोन लेने जाओगे तो कितना खर्चा लगता है, याद आ रहा है, और शेयर इशू करोगे कितना खर्चा लगता है, सारी चीज़ें, इन टैक्स का क्या इंप्लीकेशन वगैरह था, वो सारी चीज़ें देख लेना। और ये है पेज नंबर 244 पे गिवन है, एक बार वहाँ जाके आप चेक भी कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड दैट इट इज़ अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, दो तरह की होती है इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स बहुत लगती हैं। व्हाट फैक्टर्स विल अफेक्ट द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ओए होए, फिक्स्ड कैपिटल का अलग आंसर बनेगा भाई, वर्किंग कैपिटल का अलग बनेगा। पॉइंट दोनों में ना मोर और लेस सेम रहते हैं, तो आप चाहो तो एक आंसर भी चला सकते हो, बट बुक में देखोगे पेज 247 पे फिक्स्ड कैपिटल का दे रखा है, 250 पे वर्किंग कैपिटल का दे रखा है।
तो इसमें वही रहेगा किस टाइप का बिजनेस है, कैपिटल इंटेंसिव है तो ज़्यादा लगेगा भाई, अगर लेबर इंटेंसिव है तो कम रहेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़े लेवल पे तो ज़्यादा, छोटे लेवल पे तो कम, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आगे चल के आपको ज़्यादा ग्रोथ करना है तो ज़्यादा चाहिएगा, अगर ग्रोथ वाला नहीं, आप स्टैग्नेंट हो, आपको बस यहाँ से ऐसे ही चलना है तो फिर कम लगेगा। बस यही सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सीजनल फैक्टर्स वगैरह, अगर आपका पूरा साल एक जैसा रहता है तो कम लगेगा। फिर अगर आपका सीजनल है, जैसे मान लो माजा का एग्जांपल हमने लिया था ना कि भाई उसको देना है हर मौसम आम, लेकिन आम तो हर मौसम में आता नहीं है, तो आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक ज़्यादा लेकर के चलना पड़ता है, तो इसमें खर्चा बढ़ता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वो सब सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये भी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, कहीं पे दिक्कत आती है तो वो चीज़ इन्फॉर्म करिएगा। और इसमें बताने जैसा कुछ था, एक मिनट को याद करने दो, मैंने आपको क्या क्या बताया, कोई भूल सुधार। एक तो मैंने ये कर दिया कि भाई केडी आपको क्या लेके चलना है, नॉर्मल लेके चलना है, पोस्ट टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या था, बाकी तो सब ठीक ही ठाक लग रहा है, ठीक है। बाकी पढ़िए और जहाँ दिक्कत आती है बताइए, ओके, चलो।